नमस्कार। आप जानते हैं कि एचपीआरसी अपने एग्जाम्स में जो है वो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स को जो है वो काफ़ी तवज्जो देता है। और बेसिकली जो मेरिट डिपेंड करती है ना कि मेरिट कैसे बनेगी, कितने नंबर जो है वो कहाँ पर आपके आएंगे, वो यहीं से जो है वो स्कोर बनता है। और इन्हीं सब्जेक्ट्स को जो है वो हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं और एज़ पर ऑफिशियल सिलेबस ही जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं विच अमेंडमेंट मोस्ट डायरेक्टली reinforced the centralized appointment framework of governor after the reorganization of state। तो बोलते हैं कि किस संशोधन ने राज्यों के पुनर्गठन के बाद राज्यपालों की जो केंद्रीकृत नियुक्तियां थी उसका ढांचा जो था उसको सबसे सीधे तौर पर जो है वो मजबूत किया। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी है, बोलते हैं तो ये जो है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1956 की, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, इसने इम्प्लीमेंट किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को। इसने जो है वो एक तरह से इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया था 14 स्टेट्स में और 6 यूनियन टेरिटरी में ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस या फिर लिंग्विस्टिक लाइन। इसने जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट हुआ करते थे या फिर स्टेट्स की ऐसी क्लासिफिकेशन की गई थी, जैसे हिमाचल भी पार्ट सी स्टेट रह चुका है, तो उसको जो है वो इसने समाप्त जो था वो कर दिया था। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जरूरी है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट जो है वो किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर अपॉइंट जो है वो कर देती है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही ये प्रोविजन किया गया है कि एक व्यक्ति, जैसे हिमाचल के गवर्नर हैं, वो हिमाचल के साथ साथ जो है वो किसी और स्टेट के गवर्नर भी जो है वो हो सकते हैं, गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस किस की बात जो है वो करती है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सबसे पहले जो है वो दिया गया है। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है वो ज़रूरी है। ये किसकी बात करती है, मेन तौर पर इसने क्या किया था वो मैं बता देता हूँ। इसको पास किया गया था और यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से जो था वो हटा दिया गया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी यहाँ पर दिया गया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया का बोलते हैं। और इसको जो है, इससे जो है वो सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो प्रियम्बल में जो है वो ऐड जो था वो किए गए थे। यहीं पर जो है वो एक और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है वो दी गई है। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किसकी बात जो है वो करती है। देखिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन हाउस ऑफ पीपल। तो बोलते हैं कि कोई भी, जैसे लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल है, तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या होगा, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बोलती है कि मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर ये 15% से ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए कोई भी स्टेट है, चाहे कोई भी सरकार है, वो मन चाहे मिनिस्टर नहीं बना सकती कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है वो बना दिए सबको घुस करने के लिए। नहीं, वैसा नहीं होता, क्योंकि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके ऊपर रोक लगाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डायरेक्शन डज कृष्णा रिवर मेनली फ्लो अक्रॉस द इंडियन पेनिनसुला। तो बोलते हैं कि कृष्णा नदी जो है वो किस ओर जो है वो बहती है। तो बोलते हैं कि कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्ट वर्ड की ओर जो है वो बहती है। ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, ये ईस्टर्न वर्ड रिवर है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। जो ईस्ट फ्लोइंग नदियां जो आती हैं हमारे इंडिया में, वो कौन कौन सी जो है वो आती हैं। तो मेजर में कृष्णा नदी आती है, गोदावरी नदी आती है, कावेरी नदी आती है, और भी हैं, महानदी है और पिन्नार है। ठीक है, इस तरह की नदियां आती हैं जो ईस्ट की ओर जो है वो बहती हैं। अगर हम इन नदियों की ही बात कर लें कि रिवर्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो मैंने पिछली बार भी आपको रिवाइज करवाया था, इससे पिछले पार्ट में भी एक बार हम फिर से जो है वो नदियों के बारे में जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। उस टाइम हमने पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ा था कि सबसे बड़ी जो पेनिनसुलर रिवर है वो कौन सी है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि गोदावरी सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर जो है वो आती है। और उस क्वेश्चन में हमने स्पेसिफिक रूप में ये पढ़ा था कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर जो है वो कौन सी आती है। तो कृष्णा जो है वो
सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पेनिनसुलर रिवर है, और सेकंड ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर भी जो है वो आती है। लगभग 1401 किलोमीटर ये बहती है, और ये निकलती कहाँ से है, तो ये महाबलेश्वरम से जो है वो निकलती है। सह्याद्री माउंटेन्स में महाबलेश्वरम से जो है वो निकलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ थी वो भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें कोयना, तुंगभद्रा, भीमा जो है वो मुख्य सहायक नदियाँ इसकी बताई थी। गोदावरी की भी हमने बात की, तो गोदावरी के बारे में भी आपने ये ध्यान रखना है कि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर आती है। इसको दक्षिण गंगा भी जो है वो बोला जाता है। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से जो है निकलती है और फाइनली डिस्चार्ज होती है बे ऑफ बंगाल में जाकर। अब इसकी भी मुख्य सहायक नदियां जो आती हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं, पेनगंगा हो गया, इरावती हो गया, प्रणहिता हो गया, और इस तरह की इसकी सहायक नदियां जो है वो आती हैं। और जैसे कावेरी नदी हो गया, कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है कर्नाटक में, और इसकी जो टोटल लेंथ आती है वो लगभग 800 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ जो है वो आती है। इसमें भी हमें कुछ सहायक नदियां इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलती हैं, जो हमें कावेरी में देखने को मिलती हैं। जैसे कि काबिनी इसकी एक सहायक नदी हो गया, अमरावती हो गया, भवानी हो गया, ये इसकी सहायक नदियां आती हैं। तो इन्हीं 2-3 नदियों के बारे में ही हम जानेंगे, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। हाँ, नर्मदा नदी जरूर रिवाइज करनी है। नर्मदा जो है, नर्मदा ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकांतक प्लेटू, ये अमरकांतक प्लेटू से निकलती है। और ये आपने ध्यान रखना है कि नर्मदा भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर आती है, फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली से होकर ये जो है वो बहती है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो भी इसी नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तापी भी वैसे ही जो है वो इम्पोर्टेंट नदी है, तो तापी का भी आपने ध्यान रखना है कि ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मुल्ताई जगह से ये ओरिजिनेट जो है वो होती है। तो ये तापी के बारे में भी ध्यान रखना। तो ये लगभग हमने काफ़ी नदियाँ यहाँ पर रिवाइज कर ली पेनिनसुलर इंडिया की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन असम। तो बोलते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो असम में जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है, सुंदरबन नेशनल पार्क दिया गया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया गया है, मानस टाइगर पार्क जो है वो यहाँ पर दिया गया है। हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा कहाँ पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सरिस्का जो है वो दिया गया है। तो सरिस्का की अगर हम बात करते हैं कि ये टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर आता है, तो सरिस्का बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये राजस्थान में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है, ये जो है वो राजस्थान में जो है वो आती है। यहाँ पर सुंदरबन दिया गया है, तो सुंदरबन आपने वेस्ट बंगाल में जो है वो पढ़ रखा है, वेस्ट बंगाल में ये आता है। यहाँ पर कॉर्बेट दिया गया है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में जो है वो आता है, उत्तराखंड ध्यान रखना है। अब बचता है एक ही हमारे पास, वो है असम का मानस नेशनल पार्क। तो मानस टाइगर रिजर्व है, ये ऑप्शन डी सही आंसर ध्यान रखना है। असम में मानस टाइगर रिजर्व आता है, खजरंगा नेशनल पार्क आता है, औरंग नेशनल पार्क आता है, यहाँ पर दिहिंग पिटकाई नेशनल पार्क आता है, नमेरी नेशनल पार्क यहाँ पर जो है वो आता है। तो ये आपने असम के स्पेसिफिक वे में ध्यान रखने हैं। वैसे ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर आता है, तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में जो है वो आता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। कि बॉक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है, तो बॉक्सा वेस्ट बंगाल में जो है वो आता है। राजस्थान के बारे में पूछा जाता है, एक रणथंबौर यहाँ पर आता है। रणथंबौर के अलावा सरिस्का हो गया, रामगढ़ विषधारी हो गया, और मुकंदरा हिल्स का यहाँ पर जो है वो नेशनल पार्क हो गया। ये राजस्थान में जो है वो आते हैं। तो राजस्थान के पता चल गया आपको, वेस्ट बंगाल के जान लिए, उत्तराखंड के जान लिए आपने, और असम के भी जो है वो जान लिए। मेनली ये टाइगर रिजर्व आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द लीग ऑफ नेशन वॉज फाउंडेड ऑन। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो कब की गई थी। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, या बात की जाए कि जब भी आप जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो लीग ऑफ नेशन की बात करना जो है वो ज़रूरी है। अब बोलते हैं कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन के बारे में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। लीग ऑफ नेशन जो है वो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जो था वो बनाया गया था, टू हेल्प द वर्ल्ड अवॉइड फ्यूचर वॉर्स, की ताकि फ्यूचर में इस तरह के वॉर्स ना हो, इसलिए ये लीग ऑफ नेशन जो था वो बनाया गया था। जानते हैं आप कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, तो इतना सक्सेसफुल तो नहीं रहा। लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो 10 जनवरी 1920 को की गई थी, और वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हो गया था तो उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो खत्म हुआ था वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, जहाँ से ये वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो खत्म हो गया था। तो उसी का रिजल्ट ये लीग ऑफ नेशन भी जो है वो रहता है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो पीस को बनाने के लिए जो है
है वो टू मेंटेन द पीस जो था वो बनी थी। ये 26 सालों तक इसने काम किया और बाद में चलकर यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको रिप्लेस जो था वो कर दिया गया। अब यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो था वो कब की गई थी वो आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कब बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन जो है वो 1945 में अक्टूबर 24 को बनाया जाता है और इसलिए अक्टूबर 24 को हम यूएन डे भी मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे भी जो है वो मनाते हैं अक्टूबर महीने की 24 तारीख को। अब देखिए क्वेश्चन एक बनता है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म हुआ था। अब बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कब ख़त्म हुआ था, तो ये 1918 में ख़त्म हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था, 1914 में ये स्टार्ट हुआ था। अब बोलते हैं कि ये किस ट्रीटी से जो है वो समाप्त जो था वो हुआ था। एंडेड विद विच ट्रीटी, तो बोलते हैं कि ये एक ट्रीटी ऑफ वर्सैली हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साय। तो बोलते हैं ये ट्रीटी ऑफ वर्सैले जो हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 1 को इसने फॉर्मली ख़त्म कर दिया था। अब बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सैले जो हुई थी वो 1919 में हुई थी, जून 28 1919 को जो था ये साइन जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है इस ट्रीटी के बारे में। और वैसे ही आपने ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर 2 जो है इसको समाप्त करने में कोई एक ट्रीटी योगदान नहीं देती, अलग अलग ट्रीटीज जो था वो उस टाइम जो था वो हुई थी। ठीक है जी, ये भी पता चलता है आपको। यहाँ पर मैंने, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो लीग ऑफ नेशन की मैंने बात की थी, तो यहाँ पर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की भी मैंने बात की थी। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म होता है और वहीं पर ये लीग ऑफ नेशन जो है वो बनता है। ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से ईयर में हुई थी। और आपने ये ध्यान रखना है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से ही जो है ये ट्रीटी ऑफ वर्साय जो है वो निकल कर आई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आपको पता चला। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए एक और सजेशन आपके लिए है कि अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, किसी भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप साथ में जो है वो तैयारी कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी एग्ज़ाम की भी, तो टीचर एग्ज़ाम में अगर आप जीके पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सब्जेक्ट के अलावा का जो पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तब वहाँ पर भी ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो करेगी। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। स्लॉट 4 में हमने ये ऑफर चलाया है कि ये 2 एग्ज़ाम अच्छे से कवर हो पाएँ और कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम किया जा रहा है। साथ में ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग से टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज के साथ भी जो है वो आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हिंदू डिनोमिनेशन दैट फोकसेस ऑन द डाइटी ऑफ लव एंड वॉर ऑल्सो नोन एज मुरुगन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू संप्रदाय है जो प्रेम और युद्ध के देवता पर केंद्रित है, जिसे मुरुगन के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो यहाँ पर हिंदू संप्रदाय की जो है वो बात की गई है। तो ये जो है वो कोमोरन आता है। कोमोरन जो है वो हिंदू धर्म का एक ऐसा संप्रदाय है जो मुख्य रूप से युद्ध और प्रेम के देवता मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऊपर जो है वो केंद्रित है। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें, अगर यही ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो एक, यहाँ पर जो है वो स्रोतिज्म भी दिया गया है, इनके स्रोतवाद भी दिया गया है। स्रोतवाद ये किस ट्रेडिशन के ऊपर फोकस करता है, तो ये वेदास के ऊपर जो है वो फोकस जो है वो करता है। यहाँ पर जो है वो स्मार्टिज्म भी दिया गया है, यानी कि स्मार्तवाद भी यहाँ पर दिया गया है। ये स्मार्टिज्म जो है वो स्मृतियों के ऊपर जो है वो फोकस जो है वो करता है। स्मृतिज जो हिंदू ट्रेडिशन में स्मृतिज हैं उनको ये जो है वो फोकस करता है। और एक जो है वो यहाँ पर शक्तिज्म भी दिया गया है, शक्तवाद भी दिया गया है। ये जो है वो फोकस करता है गॉडेस के ऊपर, शक्ति के ऊपर। शक्ति जो है वो एज अ सुप्रीम पावर के ऊपर जो है ये बात जो है वो करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है इनके बारे में, ठीक है, कि किस किस के बारे में ये बात करता है। 4 ऑप्शंस हमारे पास थी, चारों हमने जो है वो अच्छे से समझ ली। और जो कोमोरन है उनके बारे में तो आपको पता चल ही गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा वॉज एग्जिबिटेड बाय द फिफ्थ ध्यान बुद्धा अमोघ सिद्धि टू डिस्पेल द इल्यूजन ऑफ जेलेसी। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा 5वें ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि द्वारा इस ईर्ष्या के भ्रम को दूर करने के लिए प्रदर्शित की गई थी। तो एक ऐसी मुद्रा भी है जिसको जो है वो अभय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अभय मुद्रा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा।
अभय मुद्रा जो है ये बोलते हैं कि ये कौन सी मुद्रा है जो 5वें ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि द्वारा ये ईर्ष्या के भ्रम को दूर करने के लिए जो है प्रदर्शित की गई है। तो ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है अभय मुद्रा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चलता है और ये क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं HPRC के द्वारा, तो इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप मेंटली प्रिपेयर हों और ऐसे सेम क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तब आप सॉल्व भी जो है वो कर पाएं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है अ पेंडुलम takes 2 minutes to complete 120 oscillation. What is the time period of one oscillation in second? तो बोलते हैं कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम क्या करता है वो 120 दोलनों को पूरा करता है और बोलते हैं 2 मिनट उसमें लगाता है। बोलते हैं एक दोलन की समय अवधि बतानी है और वो भी सेकंड में जो है वो आपको बतानी है। अगर आपने कभी भी लैब में पेंडुलम देखा है तो पेंडुलम इस तरह से जो है वो होता है, यहाँ पर एक बॉल टाइप में लगी होती है और वो जो है उसको जब आप ऑसिलेट करते हैं इस तरह से जाएगी ऊपर को, इस तरह से जाएगी ऊपर को, ठीक है, तो वो पेंडुलम जो है वो होता है। अब पेंडुलम का आपको पता चल गया कि पेंडुलम क्या होता है। अब पेंडुलम क्या करता है, बोलते हैं टेक्स 2 मिनट टू कंप्लीट 2 मिनट ये लेता है 120 ऑसिलेशंस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो टाइम देखना आप कितना आ गया, टाइम आ गया आपके पास 2 मिनट टाइम जो है वो यहाँ पर आ गया। बोलते हैं 120 ऑसिलेशंस, तो ये 120 क्या है, 120 ऑसिलेशंस का आपने ध्यान रखना है कि ये जो है n से रिप्रेजेंट होगा और ये 120 जो है वो आ जाएगा, ये 120 ऑसिलेशंस है। अब बोलते हैं यहाँ पर क्या करना है आपको, व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो आपको वो टाइम ज्ञात करना है जो बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपको बताना है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा, t इज इक्वल टू ये जो टाइम टोटल लगा है और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो 2 मिनट लगे थे, आपको सेकंड्स में बताना है तो 2 × 60 यहाँ पर कर दीजिए और ये 120 जो है वो आ जाएगा। तो 120 डिवाइडेड अपॉन 120 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और 1 सेकंड जो है वो आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड पूछा गया था कि कितने सेकंड ये लेगा, तो ये 1 ही सेकंड जो है वो लेगा। कैसे लेगा वो फॉर्मूले के थ्रू हमने समझ लिया, फॉर्मूला हमने समझ लिया। ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐसा पूछ लेता हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके, बेसिकली इसको मैं मिटा देता हूं जो पहले लिखा है यहाँ पर देखिए एक पेंडुलम है जो टाइम लेता है 1.5 मिनट का, 1.5 मिनट का टाइम ये लेता है और ये 60 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए जो है वो 1.5 मिनट का टाइम जो है वो लेता है। अब आपने टाइम पीरियड बताना है कि एक ऑसिलेशन के लिए ये कितना टाइम पीरियड जो है वो लेगा, तो वो टाइम आपने बताना है कमेंट कर जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा बेसिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बोलते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और बोलते हैं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पर कि HNO3 इसका फॉर्मूला है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको ज्ञात करना है। अब देखो बेसिकली आपको एटॉमिक मास सबसे पहले पता होना चाहिए। जो अलग अलग हमारे पास यहाँ पर जो है वो एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है। हाइड्रोजन तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ही आता है, तो हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। हाइड्रोजन, हीलियम आता है, फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7वें नंबर पर जो है वो आता है। 7वें नंबर पर नाइट्रोजन आता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 14 जो है वो होता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 जो है वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया HNO3 का। अब HNO3 में इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले 1 कर दीजिए, 14 कर दीजिए और 16 × 3 कीजिए। सबसे पहले 16 × 3 कीजिए, तो ये जो है वो 48 जो है वो आ जाएगा और इनको ऐड कर दीजिए तो 63 जो है वो आ जाएगा। 63 आ गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए और एटलीस्ट फर्स्ट 20 जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आते हैं उनका तो आप कर ही लेना याद। अब ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आपको जो है वो वाटर का करना है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो H का कितना है, H का तो 1 ही है और यहाँ पर 2 पावर लगी थी और साथ में O। ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का हमने पहले भी पढ़ा था 16 जो है वो ऑक्सीजन का आता है।
तो वैसे ही अगर आप देखेंगे 16 + 2 18 हो जाता है, तो 18 आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा वो आप कमेंट कर कर जो है वो जल्दी से बता दीजिए। CO2 इसका फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कमेंट कर कर आप बताएंगे। आगे बोलते हैं इफ़ अ कंट्रीज GDP इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय द टर्सरी सेक्टर व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो बोलते हैं कि यदि किसी देश की GDP मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र पर जो है वो उसके योगदान पर है, तो बोलते हैं कि उसकी आर्थिक संरचना के बारे में क्या पता चलता है। तो ये पता चलता है तृतीय सेक्टर के ऊपर है, तो इट रिलाइज मेनली ऑन द सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो बोलते हैं इट हैज़ अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी, क्योंकि जो हमारे पास 3 तरह के सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को जो है हम सर्विस सेक्टर भी जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ से यही पता चलता है कि ये सर्विस ओरिएंटेड जो है वो है। एक ऐसा ही क्वेश्चन आगे देखिए, आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट एक्यूरेटली क्लासिफाइड अंडर द सेकेंडरी सेक्टर इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो सेकेंडरी सेक्टर में इनमें से कौन सी चीज़ आती है? ग्रोइंग व्हीट इन फील्ड, देखिए व्हीट फील्ड में उगाना मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू कस्टमर, तो बैंकिंग सेक्टर किस में आता है? माइनिंग, और यहाँ पर हो गया माइनिंग कोल फ्रॉम अंडरग्राउंड माइंस, तो यहाँ पर माइनिंग की बात हो रही है। और आगे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल इन फैक्ट्रीज, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की बात हुई है। देखिए एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो ये तो हो गया प्राइमरी सेक्टर आपका, ठीक है। और बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं कि बैंकिंग जो है वो किस में आता है, तो बैंकिंग का भी आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग हो गया, बैंकिंग जो है वो टर्सरी सेक्टर में जो है वो आता है, ये टर्सरी सेक्टर में आता है। माइनिंग यहाँ पर दिया गया है, माइनिंग जो आता है ना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, माइनिंग भी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ही जो है वो आता है। तो ये भी प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग, क्वेरिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। अब एक ही सेक्टर बच जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो आता है। यानी बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो है वो बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसमें प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया था सेकेंडरी सेक्टर के बारे में जो हमने क्लियर किया। तो ये आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का पता चल गया कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन और बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन जो है वो बने एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास चलता है वो हमारे पास जो है 1 लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। बोलते हैं कि इतिहास को, देखिए आपके कमेंट्स आ रहे थे कि 1 लाइनर क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, तो अभी हमने 1 लाइनर क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, और 1 लाइनर क्वेश्चन हम जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और लगभग हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। बोलते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो है श्रेय क्रिस्टोफर सेलियस को जो है हो जाता है, ये नाम ध्यान रखना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, तो इनको सम्मिलित रूप से संहिता जो है वो कहा जाता है। आगे बोलते हैं ऋग्वेद का 3रा, 9वां और 10वां मंडल समर्पित है। तो 3रा मंडल जो है वो ऋग्वेद का सूर्य देवता को और सावित्री को जो है वो समर्पित है। 9वां मंडल जो है वो ऋग्वेद का सोमदेव को, और 10वां मंडल जो है वो चातुर्स्य वर्ण को जो है वो समर्पित है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद का जो है वो ऐत्रेय और कौस्तिकी जो है वो आता है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ आता है, और सामवेद का पंचवीस आता है, और अथर्ववेद का जो है वो गोपथ ब्राह्मण जो है वो आते हैं। तो ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण किया है? ऐसे क्वेश्चन HPRC अभी ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये किया गया है भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी में किस प्राचीन साम्राज्य की राजनीतिक अव्यवस्था का जो है वो जानकारी मिलती है? तो मौर्य युगीन की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, ये बात भी यहाँ से क्लियर हुई। आगे बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार के किन 2 उप दीवान को नियुक्त किया था? तो इन्होंने जो है वो मोहम्मद रजा खान बंगाल का और राजा सिताब राय बिहार का जो है वो अपॉइंट किया था। आगे बोलते हैं किस गवर्नर जनरल द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना जो है वो करवाई गई थी? तो ये जो है वो वॉरेन हेस्टिंग ने जो था वो पहले मदरसे की स्थापना जो है वो करवाई थी, और ये गवर्नर जनरल थे, इन्होंने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए इसकी स्थापना करवाई थी। आगे बोलते हैं ब्रिटिश काल में भू राजस्व संग्रह की 3 प्रमुख
व्यवस्थाओं जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी के प्रमुख योजनाकार कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त के जॉन सोर थे, और रेतवाड़ी की बात करें तो रीड और थॉमस मुनरो थे, और महलवाड़ी की बात करें तो हॉल्ट मैकेंजी जो था वो थे। आगे बोलते हैं, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो ये आर्टिकल 18 के तहत जो है वो दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस बोलते हैं, भारतीय संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना संबंधी 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है जी। आगे बोलते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में लागू होते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत को गैसपुंज है बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मंदाकिनी जो है वो बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है वो सौर मंडल बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह जो है वो आता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वो जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो आता है। भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 66 डिग्री 30 मिनट अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो उसको क्रमशः जो है देखिए उसको जो है वो आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं, 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को किसका उद्गम स्रोत माना जाता है? तो इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत जो है वो माना जाता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो है वो होता है। आगे बोलते हैं, क्रय शक्ति समता विधि यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड का सबसे पहले प्रयोग 1993 में किया गया था। किसके द्वारा? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड आता है, उसके द्वारा किया गया था। आगे बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस वर्ष जारी किया गया था? तो वो 1990 में किया गया था। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कहलाता है, तो उसको राष्ट्रीय आय जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं, पीलिया, क्षय रोग, रेबीज और गठिया कैसे रोग हैं? तो पीलिया जो है वो जल से होता है, तो जल संक्रामक रोग है। क्षय रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है, रेबीज वायरस से होता है, और गठिया जो है वो संक्रमण से होता है, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं, पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलोहर्ट्ज जो है वो इससे अधिक जो है वो होती है। आगे बोलते हैं, किसी धारा प्रवाहित तार के अक्ष से किसी विशिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। बोलते हैं वो तार की प्रवाहित धारा पर करती है। ठीक है जी। आगे बोलते हैं, यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो ये ट्राइबेसिक अम्ल है, यानी कि त्रिक्षारिक अम्ल है। और आगे बोलते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? तो ये बायां अलिंत में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जो है वो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं याद है आपको या नहीं है। बोलते हैं, हाउ मैनी इन्वेड्स डिड महमूद गजनवी एलिजिडली इन्वेड इंडिया? तो बोलते हैं कि महमूद गजनवी ने कथित तौर पर भारत पर कितने आक्रमण किए थे। इससे पिछले पार्ट में पहला ही क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था, और अभी कमेंट कर आप अपना आंसर बताएंगे। साथ में ही आप जो है वो ये भी कमेंट कर बताएंगे कि महमूद गजनवी ने जो है वो नगरकोट पर कब आक्रमण किया था और सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।